हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज चूज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास से हम लोग सीडीपी एमसीक्यूज के बारे में आगे बढ़ेंगे। दिसंबर में एग्जाम है, ज़्यादा दूर नहीं है, 1 मंथ का टाइम है और बहुत ज़ोर शोरों की तैयारी में आप सभी लग गए होंगे। तो उसी को दिमाग में रखते हुए जो है मैं एमसीक्यूज लेकर आई हूँ, क्योंकि एमसीक्यू बहुत अच्छा तरीका है प्रिपरेशन का। क्योंकि एक क्वेश्चन जब हम उठाते हैं उसका एक जो आंसर है वो क्यों है या उसका जो कॉन्सेप्ट उसके पीछे क्या है उसे समझना बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पे हमें एमसीक्यूज लर्न नहीं करने की ये इसका क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है, हमें उसके पीछे जो छुपे हुए कॉन्सेप्ट है उनको समझना है। तो इसलिए आज की क्लास जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं बिना वक्त ज़ाया किए। आज की पहली क्लास जो है हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आगे बढ़ते हैं, आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग। यहाँ पर जो बात की गई है, इनमें से जो नीचे ऑप्शंस दे रखी है उनमें से कौन सा मीनिंगफुल लर्निंग के लिए सही नहीं है। तो याद रखिए, जब भी सीटेट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं वर्जित नहीं डजंट वर्ड यूज होते हैं तो उन्हें ध्यान से देखिए, क्योंकि हमें गलत आंसर को चूज करना है। तो यहाँ पर पहला है यूज ऑफ एग्जाम्पल्स एंड एग्जाम्पल्स नन, यानी एग्जाम्पल्स का यूज ना करना या गैर एग्जाम्पल्स जो होते हैं उनको यूज ना करना। याद रखिए कि जब भी हम लर्निंग कर रहे हैं तो टीचर्स को बोला जाता है अधिक से अधिक एग्जाम्पल को देना, अपने टॉपिक को एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट करना, क्योंकि उससे मीनिंगफुल बच्चे के लिए चीज़ों को समझना इजी हो जाता है, मीनिंगफुल लर्निंग होती है। यानी ये तो हमारा करेक्ट है। बी, इनकरेज मल्टीपल वे ऑफ लुकिंग एट अ प्रॉब्लम। बच्चे के लिए जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या उसके कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं, उसे सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चे के एक चीज को कॉन्सेप्ट अच्छे से हो जाए। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बच्चे को एक अल्फाबेट सिखा रही हूँ तो वो अल्फाबेट ए अगर है तो उसे मैं सॉर्टिंग भी कराती हूँ, यानी कोई वर्कशीट में भी कराती हूँ, उसे रीडिंग भी कराती हूँ, उसे मैं डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स पे भी कराती हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट वे में कराती हूँ ताकि वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ जाए कि ए होता क्या है। तो यानी ये भी करेक्ट है। सी आता है कनेक्टिंग न्यू नॉलेज टू प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज। इसका मतलब है जो बच्चे के पास पहले से नॉलेज है उससे नई नॉलेज को आगे कनेक्ट करना। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम बच्चे को कुछ सिखाते हैं ये हम शुरू ही वहां से करते हैं कि जो बच्चे के पास नॉलेज है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर बच्चे को जब मैं एनिमल सिखाती हूँ तो उसे शुरुआत में जो बच्चे ने देख रखे हैं, यानी उसके पास जो एग्जिस्ट है नॉलेज, जो उसने आसपास पढ़ो उसमें देखे होते हैं एनिमल, हम वो सिखाते हैं। जब बच्चा एनिमल सीख जाता है तो उसे हम डिवाइड करते हैं वाइल्ड एनिमल से में या वाटर एनिमल में। फिर जब वो आ जाता है तो डोमेस्टिक एनिमल क्या होते हैं वो बताते हैं। तो यानी जो उसके पास नॉलेज है उसी को एग्जिस्ट है उसी को धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते हैं, यानी ये भी करेक्ट है। लास्ट है प्रमोटिंग रिपीटेशन एंड रिकॉल, डी। यहाँ पर याद रखिए कभी भी, सिर्फ मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रही, कभी भी हम बच्चे को याद कराने में जो है बिलीव नहीं करती पेडागोजी, ना बच्चे को किसी चीज को बार बार रिपीट कर करके उसे याद कराने में करती है। तो यानी यहाँ पर आंसर जो है करेक्ट कौन सा है, यानी करेक्ट जो है क्वेश्चन के वे में ये करेक्ट है, बट लर्निंग अगर मैं बात करूं तो हमारा ये गलत है। मीनिंगफुल लर्निंग हमारा डी से नहीं होती है। तो क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर करेक्ट है, डी। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसिस्टेंट विद द कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट। यानी जो नीचे सिचुएशंस दे रखी हैं उनमें से कौन सी सिचुएशन जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी संरचनात्मक एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं है। सबसे पहला, टीचर इलेक्टिव स्टूडेंट्स आइडियाज एंड एक्सपीरियंस इन रिलेशनशिप टू की टॉपिक एंड प्लान टीचिंग लर्निंग टू इलेबोरेट और रिस्ट्रक्चर देयर करंट नॉलेज। यहाँ पर जब टीचर बात करती है, टीचर जो है बच्चों से उनके आइडियाज और एक्सपीरियंस लेती है और उनको दिमाग में रखते हुए
उनकी टीचिंग जो है प्लान की जाती है, लर्निंग उनकी टीचिंग प्लान होती है, उनकी किस लिए होती है कि लर्निंग जो है उसकी एलिब्रेट हो, उनको आगे बढ़ाया जाए, उनकी करंट नॉलेज को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए। तो सही है, यही किया जाता है कि बच्चे का पहले करंट लेवल देखा जाता है, बच्चा किस मुकाम पे है, उसकी लर्निंग क्या है, उसे जानकर जो है उसके बाद जो है एक टीचर प्लान करती है एक टीचिंग, जिसमें जो है बच्चे की नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए कहा जाता है। तो यानी ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है टीचर्स एम्प्लॉय स्पेसिफिक एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट स्ट्रेटेजीज एंड गिव फीडबैक ऑन प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेसेस। यहाँ पर जो बात कर रखी है, टीचर्स की बात कर रखी है कि टीचर्स का जो है असेसमेंट लेने की बात कर रखी है कि फॉलो करते हैं, असेसमेंट स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हैं, एंड टर्म में खत्म होते हैं, और वहाँ पर जो है फीडबैक जो है प्रोडक्ट यानी स्टूडेंट्स को देखकर दिया जाता है रेदर देन उसके प्रोसीजर को कि उसने क्या सीखा, कितना सीखा। तो ये मुझे थोड़ा सा जो है मैं कहूँ कि लर्निंग के लिए गलत है, क्योंकि टीचर्स का जो है मोटिव इवैल्यूएशन लेना नहीं रहता है, और हमेशा स्टूडेंट्स को देखकर नहीं ये फीडबैक दिया जाता है, उनके प्रोसीजर कहाँ वो गलती कर रहे हैं, क्या वो मिस्टेक कर रहे हैं, किस रास्ते पर जा रहे हैं, उसको देखकर जो है फीडबैक दिया जाता है। तो आगे बढ़ते पहले हम आगे भी देख लेते हैं। सी, students are given frequent opportunity to engage in complex meaningful problem based activity। जहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को एंगेज करने के लिए, मीनिंगफुल लर्निंग के लिए, प्रॉब्लम बेस्ड एक्टिविटी के लिए बच्चे को बार बार अपॉर्चुनिटी देना ताकि वो चीज़ें सीखे। ये सही है बिल्कुल। डी है स्टूडेंट वर्क कोलैबोरेटिवली and are given support to engage in task oriented dialogues with each other। यहाँ पर जब बात की गई है कि जो स्टूडेंट्स हैं इकट्ठे मिल के एक काम करते, टास्क ओरिएंटेड प्रोग्राम करते हैं, यानी एक एक्टिविटी अगर दे दी जाती है उससे मिलकर जो है पूरा करते हैं और उसे पूरा करने के लिए सहयोग दिया जाता है, तो ये भी कंडीशन बिल्कुल ठीक है। यानी अगर चारों सिचुएशन को देखें तो सही सिचुएशन जो है वो बी नहीं है, यानी क्वेश्चन 2 का आंसर जो है करेक्ट कौन सा होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्राइमरी क्लासरूम अ टीचर शुड। एक प्राइमरी क्लासरूम के टीचर को क्या करना चाहिए? सबसे पहला, गिव बोथ एग्जाम्पल्स एंड नन एग्जाम्पल्स। बी, नॉट गिव एनी एग्जाम्पल्स एंड नन एग्जाम्पल्स। सी, गिव ओनली एग्जाम्पल्स। डी, गिव ओनली नॉन एग्जाम्पल्स। यहाँ हमने पहले भी अभी पहले क्वेश्चन में बात करी थी कि एक टीचर को किसी भी चीज़ को बताने के लिए एग्जाम्पल्स भी देनी चाहिए, नॉन एग्जाम्पल। या नॉन एग्जाम्पल यहाँ पर डेफिनेशंस की, एक्सप्लेनेशन की बात की जा रही है, कॉन्सेप्ट्स की बात की जा रही है। यानी मैं किसी चीज़ को समझा रही हूँ तो मुझे एक डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट भी देना होगा और उससे रिलेट करते हुए एग्जाम्पल्स भी देने होंगे। ये हमने पहले भी बात करी है, तो ये करेक्ट है। उसके बाद जब ये करेक्ट है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर मैं एक चीज़ों को समझा रही हूँ तो उसके साथ एग्जाम्पल भी नहीं दूँ और नॉन भी कॉन्सेप्ट भी नहीं समझाऊँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी ये आंसर गलत है। सी, सिर्फ एग्जाम्पल दूँ, जब मैं किसी चीज़ के कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझा रही हूँ तो फिर एग्जाम्पल कैसे समझ में आएंगे? यानी मैं अगर आपको बता दिया संज्ञा, मैंने आपको बता दिया, नाउन के बारे में बता दिया, नाउन के मैंने एग्जाम्पल्स दे दिए कि जो है नाउन ये ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आपको कैसे उससे रिलेट करोगे कि अदर ऑब्जेक्ट भी नाउन है या नहीं है? तो इसलिए जो है हमें कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स जो हैं वो, अगर मैं सिर्फ एग्जाम्पल देती हूँ तो बच्चा रिलेट ही नहीं कर पाएगा, दोनों साथ में देने जरूरी हैं। डी, सेम वही, नॉन एग्जाम्पल, अगर मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट दूंगी, एग्जाम्पल्स नहीं दूंगी तो भी बच्चा उन चीज़ों को समझ नहीं पाएगा, स्पेसिफिक प्राइमरी क्लासरूम में तो बिल्कुल भी नहीं। यानी यहाँ पर जो है मुझे सही बताना है, कहीं नोट नहीं है, तो सही आंसर इसका क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज वुड प्रमोट मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रन। इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजीज ऐसी है जो बच्चे के अंदर मीनिंग को प्रमोट करती है? यूजिंग
मेजर्स यानी जो दंडात्मक यानी पनिशमेंट के जो साधन होते हैं उनको यूज करना, यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग यानी ऐसे टेस्टों का यूज करना जो स्टैंडर्डाइज हो या किसी ऑथराइज्ड हो, जिसको हम लोग कहते हैं ऐसे सादा टेस्ट जिसको ऑथराइज्ड हो किसी कहीं से, या स्टैंडर्डाइज जिसको हम लोग बोलते हैं। सी एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, या हमें एक्सप्लोर बच्चे को चीजें करानी चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए। लास्ट यानी डी है ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी बच्चों को जो है बच्चों को सूचनाओं का जो है संचारण करना चाहिए, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, बच्चों को इंफॉर्मेशन जो है पहुंचानी चाहिए। तो यहाँ पर पनिशमेंट ए, पनिशमेंट हम कभी नहीं देते हैं। उसके बाद स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग जो है एक इवैल्यूएशन, बच्चे का करंट लेवल जो है जानने के लिए जरूरी हो सकती है, लेकिन बच्चों को मीनिंगफुल लर्निंग पहुंचाने के लिए, मीनिंगफुल चीजें पहुंचाने के लिए जो है वो सही नहीं है। उसके बाद हम डी ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, बच्चों को जब हम इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं तो उससे मीनिंगफुल नहीं होगा, उन्हें उनका मीनिंग नहीं समझ में आएगा जब तक बच्चों को चीजें एग्जाम्पल के थ्रू नहीं बताई जाए, उनके साथ डिस्कशन नहीं किया जाए, उनको चीजें समझाई नहीं जाए, उन्हें कम्युनिटी के अंदर ना लेकर जाया जाए। यानी यहाँ पर आंसर क्या है सही, सी एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। जब तक बच्चों के साथ डिस्कशन नहीं किया जाएगा तब तक बच्चों को समझ में नहीं आता है, वो एक्टिव रहने चाहिए क्लासरूम के अंदर। दूसरा एक्सप्लोरेशन, जब तक हम कोई, आपने देखा होगा आपको साइंस के प्रोजेक्ट मिलते होंगे या कोई काम, तो आपको कम्युनिटी के अंदर जो है एक्सप्लोर करने के लिए, लाइक पोल्यूशन है तो आपके आसपास में एनवायरनमेंट में आप यहाँ जाइए, वहाँ पे किस तरीके का, पार्क जाइए, पार्क के अंदर किस तरीके का जो है प्रदूषण आपको दिखाई दे रहा है उसके बारे में लिख के लाए। तो यानी एक्सप्लोर जो है वो करना जरूरी है, डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। तो यानी सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जो नीचे स्टेटमेंट दे रखी है इनमें से कौन सा एग्जाम्पल एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का है। तो आपको ये पता लगाने के लिए आपको पता होना चाहिए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता क्या है। तो सबसे पहला मोटिवेशन होता है जब आपको कोई काम करना है तो वो आप काम क्यों करें, जो एक फोर्स जो आपको लग रही है कि मुझे ये काम करना है, उस फोर्स को ही मोटिवेशन कहते हैं। अब ये दो तरीके की होती है। सबसे पहली आपकी होती है इंस्ट्रिक्सिक मोटिवेशन, जो हमारे अंदर से आती है, जो हमें खुद से जो है फोर्स करती है कि मुझे ये काम करना है। और एक होती है आपकी, जिसके बारे में हमें इस क्वेश्चन में बात करना है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जो हमें बाहर से प्रोवाइड होती है, इन्वायरमेंट से प्रोवाइड होती है कि ये काम जो है हमें करना है। तो अब इनमें से देखते हैं कौन सी जो है मोटिवेशन इंस्ट्रिक्सिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। ए, डूइंग होमवर्क मेक मी अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट बेटर। मुझे अपना काम करना है क्योंकि मुझे अपना कॉन्सेप्ट को बेटर करना है। तो यहाँ पर क्या है, ये मुझे अंदर से आ रहा है, इंस्ट्रिक्सिक मोटिवेशन है कि मुझे अंदर से आ रहा है कि मुझे मेरे कॉन्सेप्ट बेटर करना है, इसलिए मुझे होमवर्क करना है। नेक्स्ट है आपका बी, आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज द टीचर गिव अस मार्क्स फॉर ईच असाइनमेंट। यहाँ पर जो है मुझे अपना काम पूरा करना है क्योंकि मुझे टीचर जो है हर असाइनमेंट पे नंबर देती है। जो नंबर देना है हमें इन्वायरमेंट से मिल रहा है, मेरे अंदर से नहीं आ रहा है। मुझे काम जो करना है, मुझे फोर्स लग रही है, वो बाहर से जो टीचर्स के द्वारा दिए जा रहे मार्क्स है उसकी वजह से मैं कर रहा हूँ। तो ये हमारा इंस्ट्रिक्सिक मोटिवेशन है। आगे बढ़ते हैं। आई एंजॉय डूइंग माई होमवर्क बिकॉज इट इज सो मच फन। यहाँ पर जो है ये भी मेरे अंदर से है कि मुझे मजा आता है, मुझे फन मिलता है, इसलिए मैं होमवर्क करता हूँ, यानी ये भी हमारा इंस्ट्रिक्सिक मोटिवेशन है। डी, आई लर्न सो मच व्हेन आई डू माई होमवर्क। यानी मैं जब भी होमवर्क करता हूँ तो मैं बहुत सारी चीजें लर्न करता हूँ। ये भी मेरा जो है इंस्ट्रिक्सिक मोटिवेशन मुझे खुद से आ रहा है कि मुझे लर्न करना है। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, इंस्ट्रिक्सिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल क्या है, बी। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज। यहाँ जो नीचे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उनमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज का है।
फर्स्ट सेटिंग गोल्स एंड टाइम टेबल्स। बिल्कुल, जब तक हम कोई गोल सेट नहीं करते हैं और उस गोल को अचीव करने का टाइम सेट नहीं करते तो हमारे गोल्स जो है पूरे हो ही नहीं सकते। गोल ही नहीं है तो पूरा क्या होगा। तो गोल सेट करना भी जरूरी है, उसका एक टाइम टेबल भी सेट करना जरूरी है कि कब तक हमें उसे अचीव करना है। मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एंड कॉन्सेप्ट मैप्स। बिल्कुल, हमें जो है जब हम कुछ चीज़ें सीखते हैं तो उसके लिए एक चार्ट बनाना ज़रूरी है। हम डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं, मैप्स जो है वो बनाते हैं, क्योंकि ये विजुअल लर्निंग होती है। बच्चे जो है विजुअल बहुत लर्नर होते हैं, हम पिक्चर्स द्वारा बहुत चीज़ें सिखाते हैं। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा टीचर्स हमेशा जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाती है तो चार्ट ज़रूर बनवाती है, तो वो ज़रूरी है। तो बिल्कुल, यानी ये भी सही है। थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नन एग्जाम्पल्स, ये भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि एग्जाम्पल्स देने भी जरूरी है और नन एग्जाम्पल यानी कॉन्सेप्ट वगैरह भी समझाना उतना ही जरूरी है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेनिंग टू अ पीयर, और लास्ट है हमारा फिफ्थ सेल्फ क्वेश्चनिंग। सेल्फ क्वेश्चनिंग आपको पता है कि क्लास के अंदर जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों से खुद से कहते हैं कि आप क्वेश्चन पूछो। तो क्वेश्चन पूछना क्या है, सेल्फ क्वेश्चन। जितना बच्चा खुद से सेल्फ क्वेश्चन करेगा तो उतना ही उसको लर्निंग जो है इफेक्टिव होती रहेगी, क्योंकि उसको उस क्वेश्चनों के जवाब भी मिलते रहेंगे। लास्ट हमारा है एक्सप्लेनिंग टू अ पीयर। जब पीयर के साथ समझाना होता है उसे, तो वो बच्चा खुद से पढ़ता है। तो इसलिए जो है चारों के चार। लास्ट बात करते हैं एक्सप्लेनिंग टू अ पीयर। जब चीजें समझानी होती है बच्चों को तो बच्चे खुद से बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है लर्निंग का जो टीचर्स अपनाती हैं क्लास में। यानी यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। यानी करेक्ट आंसर क्या है इसका, बी, जो सभी को ठीक बता रहा है। तो करेक्ट आंसर बनता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर टीचर्स रोल वाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लास। टीचर्स का क्या रोल होता है कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर, उस क्लासरूम के अंदर। तो कोऑपरेटिव लर्निंग है जब बच्चों को ग्रुप बना दिए जाते हैं और उस ग्रुप के अंदर बच्चे आपस में कोऑपरेट करके जो है कुछ कार्य करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, जिससे एक दूसरे से लर्न करते हैं चीजें। ए इज टू बी सपोर्टिव एंड मॉनिटर ईच ग्रुप। हर ग्रुप को जो है सपोर्ट करना और ये मॉनिटर करना। B is to support the group which has the bright and talented children. जो bright और talented children का group है उन्हें support करना। C is to be a silent spectator and let children do what they want. चुपचाप silent रहना और देखना कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। D is to leave the class and let children work on their own. कि क्लास से लीव कर देना और चिल्ड्रंस को अपनी मर्जी से करने देना। यहाँ पर याद रखिए सबसे पहले बी जो है कभी भी टीचर जो है ब्राइट स्टूडेंट या डल स्टूडेंट में भेदभाव नहीं करती। जहां ये आ जाता है तो इसका मतलब तो वो गलत है। उसके बाद टीचर अगर है तो वो कभी साइलेंट नहीं रहेगी, तो सी भी गलत हुआ है। फिर डी, टीचर का काम ही रहता है कि उस क्लासरूम में रहना जहाँ पे भी बच्चा लर्निंग कर रहा है, जब तक वो स्कूल में है उसका काम होता है कि वो बच्चों को देखे। क्लास में से लीव करना जो है वो भी गलत है, काम दे दिया और क्लास में से निकल गए। तो सही आंसर है ए, क्योंकि टीचर का कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर काम होता है ऑब्जर्व करना, बच्चों को कहीं दिक्कत आ रही है तो उसे सपोर्ट करना, साथ में मॉनिटर करना। तो सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रंस एरर एंड मिसकंसेप्शन। क्या है ये एरर और मिसकंसेप्शन चिल्ड्रंस के? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को पूरी तरीके से इग्नोर करना चाहिए। बी, बच्चे की कैपेबिलिटी एडल्ट से डिफरेंट होती है, ये दिखाता है चिल्ड्रंस की एरर और मिसकंसेप्शन। या हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक ये स्टेप है। डी, ये जो है हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो है कह सकते हैं बैरियर का काम करता है, रुकावटों का काम करता है।
तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इग्नोर हम कर नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी ये तो हमारा है गलत। उसके बाद ये एडल्ट से कैपेबिलिटी अलग होती है, ये दिखाता है चिल्ड्रन, ऐसा कुछ नहीं है। चिल्ड्रंस के अंदर एरर और मिसकंसेप्शन जो है बड़े होकर भी आ सकता है, किसी टॉपिक को लेकर छोटे होकर भी आ सकता है, तो ये भी हमारा जो है गलत है। उसके बाद हम बात करते हैं डी के बारे में कि ये एक बैरियर का काम करता है, तो ये भी सही नहीं है। क्यों? रीजन सी, क्योंकि ये हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक स्टेप है। हम जब भी कोई टॉपिक बताते हैं, बच्चे को सिखाते हैं, जब तक बच्चा गलतियां नहीं करेगा तब तक वो सीखेगा कैसे? जहां पर जो बच्चे को मिसकंसेप्शन आता है तो हम उसे ठीक कैसे करेंगे? जब तक बच्चा अपनी गलतियां से ही सीखता है, ये आपने अपने साइकोलॉजी में, थ्योरी में, ट्रायल एंड एरर में सीखा है। तो याद रखिए, जो एरर या मिसकंसेप्शंस है, उसकी गलतियां हैं, वो हमारा एक लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का स्टेप है। बच्चा गलतियां करेगा, हम उसको ठीक करेंगे, उसी को ही आगे गोल बना के हम आगे बढ़ेंगे। यानी सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज व्यूज्ड है। कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम के अंदर चाइल्ड को किस नजरिए से देखा जाता है? A. Passive being who can be shaped and molded into any form through conditioning. B. A problem solver and a scientific investigator. C. Miniature adult who is less than adult in all aspects such as size, cognition, emotion. D. Tabula rasa or blank slate whose life is shaped entirely by experience. यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम है वो देखता है एक बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्वर और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर की तरह। उनका मानना है कि जो बच्चे होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और क्वेश्चनिंग करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चनिंग करते हैं, अपने आप से चीज़ों को ठीक करना सीखते हैं, चीज़ों को जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सही आंसर है बी, a problem solver and a scientific investigator. आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, a teacher should encourage student to set dash rather than dash. एक शिक्षक जो है, एक टीचर जो है, वो विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय कि डैश के। सबसे पहला ए, फेलियर अवॉइडिंग गोल्स और मार्क्स सीकिंग गोल्स, यानी बच्चों को इनकरेज करना चाहिए फेलियर अवॉइडिंग गोल्स को और रेदर देन जो है मार्क्स सीकिंग गोल्स के लिए। बी है, मार्क्स सीकिंग गोल्स के लिए जो है करना चाहिए इनकरेज बजाय कि फेलियर अवॉइडिंग गोल्स के। सी है, लर्निंग गोल्स के लिए इनकरेज करना चाहिए बजाय कि परफॉर्मिंग गोल्स के लिए। डी है, परफॉर्मिंग गोल के लिए इनकरेज करना चाहिए बजाय कि लर्निंग गोल के लिए। यहाँ पर सही आंसर है कि जो टीचर है वो इनकरेज करेगा बच्चे को लर्निंग गोल के लिए। याद रखिए, कभी भी कोई टीचर जो है परफॉर्मेंस के ऊपर जो है आपको बहुत अच्छा आना है, दूसरों से आगे आना है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे काम नहीं करता है। टीचर जो है हमेशा लर्निंग पे काम करता है, लर्निंग गोल्स पे काम करता है। तो सही आंसर है सी। आज की क्लास यहाँ पे खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। तो आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, नमस्ते। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ।